Hello everyone, welcome to the channel Study Desk. Today in this video we are going to do from question number 11 to question number 22 of unit 1 industrial law semester 5th. We have already covered till question number 10, right? So question number 11 is who is eligible to become a member of the EPF scheme. जो हमने कल PF स्कीम की बात की थी, प्रोविडेंट फंड, जहाँ पे हर महीने जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी में से एक फिक्स्ड अमाउंट जो है कट करके या डिडक्ट करके पीएफ अकाउंट में डाला जाता है उनकी सेविंग्स के लिए। तो बेसिकली पूछ रहे हैं कि कौन कौन से एम्प्लॉय इस ईपीएफ स्कीम के अंदर काउंट किए जाएंगे। देखिए, every employee employed in or in connection with the work of a factory or other establishment covered by the scheme other than an excluded employee is entitled and required to become a member of the EPF scheme from the date of joining the factory of establishment। ऐसे सारे एम्प्लॉय जो फैक्ट्री के अंदर रहकर काम करते हैं या ऐसे एम्प्लॉयज़ जो फैक्ट्री के बाहर रहकर फैक्ट्री के लिए काम करते हैं, उन सभी एम्प्लॉयज़ को EPF का बेनिफिट मिलेगा। प्लस एन एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय शेल ऑन सीजिंग टू बी सच एन एम्प्लॉय। अगर कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो अब एक्सक्लूडेड एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी में नहीं आते। एक्सक्लूडेड एम्प्लॉयज़ बेसिकली वो एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको ईपीएफ स्कीम का बेनिफिट नहीं दिया जाता, लेकिन अगर कंडीशंस को फुलफिल करके वो अब सीज्ड है यानी स्टॉप है, अब वो एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय का पार्ट नहीं है, तो उन सबको भी जो है अब ईपीएफ का बेनिफिट दिया जाएगा, राइट। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो है व्हाट इज मीन्ड बाय एन एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय। एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय बेसिकली वो एम्प्लॉयज़ जो ईपीएफ फंड स्कीम के बेनिफिट को नहीं ले सकते, तो उनके अंदर वो वाले एम्प्लॉयज़ आते हैं। एन एम्प्लॉय हु हैविंग बीन अ मेंबर ऑफ द फंड हैज़ विड्रॉन द फुल अमाउंट ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फंड ऑन रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 55। रिटायरमेंट के टाइम पे अगर कोलेक्टिवली उन्होंने अपना सारा अमाउंट पीएफ फंड में से निकलवा लिया है तो वो सारे एम्प्लॉय एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं और उनको पीएफ का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। बिफोर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया फॉर परमानेंट सेटलमेंट अब्रॉड, वो जो है परमानेंटली अब्रॉड शिफ्ट होना चाहते हैं और उन्होंने अपना सारा अमाउंट एक ही बार में निकलवा लिया है, तो ऐसे जो एम्प्लॉय है वो भी एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय की कैटेगरी में आएंगे और उनको भी पीएफ का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। और फॉर टेकिंग एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड, या फिर वो जो है अब्रॉड में जाकर जो है नौकरी करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग भी एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं। एन एम्प्लॉय who pay at the time he is otherwise entitled to become member of the fund exceed ₹50,000 per month। ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है। हम सब जानते हैं कि जो हमारी पीएफ फैसिलिटी होती है वो बेसिकली उन एम्प्लॉयज़ को दी जाती है जिनकी सैलरी 15,000 या 15,000 से कम होती है, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है वो एक्सक्लूडेड एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी में आएंगे और उनको ईपीएफ की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी, राइट। अ पर्सन हु अकॉर्डिंग टू द सर्टिफाइड स्टैंडर्ड ऑर्डर इज एन अप्रेंटाइज और हु इज डिक्लेयर्ड टू बी एन अप्रेंटाइज बाय द अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन दिस बिहाफ बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, या तो स्टैंडिंग ऑर्डर या तो बाय गवर्नमेंट। अगर वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय एज अ ट्रेनिंग, अप्रेंटाइज का मतलब होता है एज अ ट्रेनी किसी भी कंपनी में काम करता है या ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऐसे ट्रेनी को भी एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय की कैटेगरी में डाला जाता है और वो लोग भी ईपीएफ का बेनिफिट जो है नहीं ले पाएंगे, राइट। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन पेबल बाय द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय अंडर द ईपीएफ स्कीम। हमने देखा था 12% बाय द एम्प्लॉय एंड सेम 12% बाय द एम्प्लॉयर, तो वो जो है हम सारी चीज़ें क्वेश्चन नंबर 9 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो कि सेम ही है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप उसको वॉच कीजिए, उसमें हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर लिया है, राइट। ओके, व्हाट आर द बेनिफिट्स अवेलेबल अंडर द ईपीएफ स्कीम। देखिए, ईपीएफ स्कीम के अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड कराए जाएंगे। द फर्स्ट वन इज विड्रॉल बेनिफिट, यानी एक मेंबर अपने अमाउंट को कलेक्टिवली एक ही बार में निकलवा सकता है ऑन द इवेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अगर उसकी रिटायरमेंट हो गई है, वो 55 ईयर्स का हो गया है या उससे ज़्यादा एज का, रिटायरमेंट ड्यू टू इनकैपेबिलिटी ऑफ द वर्क, अगर किसी भी एबनॉर्मल हैपनिंग की वजह से एक्सीडेंट हो गया या कुछ ऐसी चीज़ें हैपनिंग हो गई कि अब वो काम नहीं कर सकता, इनकैपेबल हो गया है, तो इस केस में भी वो अपना पीएफ का सारा अमाउंट जो है एक ही बार में विड्रॉ करा सकते हैं। माइग्रेशन फॉर परमानेंट सेटलमेंट अब्रॉड, अब वो फ़ौरन जाके रहना चाहते हैं एंड परमानेंट वही शिफ्ट होना चाहते हैं, तो उस केस में भी आप अपना सारा अमाउंट जो है विड्रॉ करा सकते हैं। मास रिट्रेंचमेंट, अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने कुछ एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट कर दिया है, निकाल दिया है, तो जब वो एम्प्लॉय एग्जिट करेंगे तो वो अपना सारा अमाउंट साथ लेकर जाएंगे पीएफ का। वॉलंटरी रिटायरमेंट, अगर जो अब
ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा मोर देन 10 ईयर्स हो गए हैं काम करते करते, और ऑर्गेनाइजेशन को नीड है कि वो वर्क फोर्स को थोड़ा सा उसके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं अब उनकी थोड़ा सा कम करे। अगर मोर देन 50 या 100 एम्प्लॉयज़ काम हो रहे हैं और उनको लगता है कि इतने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं है और वो खुद उनकी एग्जिट करा रही है, वॉलंटरी रिटायरमेंट हम जिसको एक नाम दे देते हैं, तो इस केस में भी जितने भी एम्प्लॉयज़ उस कंपनी को वॉलंटरी एग्जिट करके जाएंगे वो अपना पीएफ का अमाउंट साथ लेकर जाएंगे। क्लोजर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है क्लोज हो गई है, ट्रांसफर टू एन एस्टेब्लिशमेंट नॉट कवर्ड अंडर द ईपीएफ एक्ट, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ईपीएफ एक्ट के अंदर नहीं आती, राइट, अब नहीं आती, पहले आती थी, तो वो सारे एम्प्लॉयज़ भी जो हैं अब अपने पर्टिकुलर अमाउंट को अपने पीएफ के अकाउंट से जो है विड्रॉल करा के लेके आ सकते हैं। तो बेनिफिट ऑफ नॉन रिफंडेबल एडवांसेस, तो ये जो पर्टिकुलर एडवांसेस होते हैं, जो आपका अमाउंट है, किस चीज़ में यूज़ किया जा सकता है? परचेज ऑफ अ हाउस, अगर आपको कोई भी घर खरीदना हो, रीपेमेंट ऑफ लोन फॉर हाउसिंग, आपने अपने घर के ऊपर कोई लोन लिया था उसको रीपे करना हो, अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू अ लॉकआउट और टेम्प्रेरी क्लोजर, अगर कंपनी जो है टेम्प्रेरी बंद हो गई है किसी भी चीज़ की वजह से, तो उस केस में अगर आप अनएम्प्लॉयड हो चुके हो आप, तो उस केस में भी आप इस पर्टिकुलर अमाउंट का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू इलनेस, अगर आपकी तबीयत खराब हो गई है और आप कैपेबल नहीं हो अब काम करने के लिए। मैरिज ऑफ सेल्फ और ऑफ डॉटर सन, आप खुद की मैरिज के लिए या अपने डॉटर या सन की मैरिज के लिए भी इस अमाउंट को यूटिलाइज कर सकते हो। एजुकेशन ऑफ सन एंड डॉटर, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए। एक्सेप्शनल कैलेमिटी, जैसे कोविड-19 आ गया था, तो उस केस में भी जो है आप अपने पर्टिकुलर अमाउंट को विड्रॉन करा के अपने खर्चे चला सकते हो। विड्रॉन फॉर इन्वेस्टमेंट, अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स के लिए अमाउंट चाहिए तो आप पर्टिकुलर वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना से अपने जो पेंशन स्कीम्स होती हैं, बेसिकली प्रोविडेंट फंड स्कीम्स वगैरह, इन सब से अपने अमाउंट को निकलवा सकते हो और इन्वेस्टमेंट के लिए उस अमाउंट को डाल सकते हो, राइट। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15, वट आर द ऑफेंसेज अंडर द ईपीएफ स्कीम एंड वट इज़ द पनिशमेंट फॉर देम। अगर ईपीएफ स्कीम के अंदर कुछ ऑफेंसेस हो जाएं, यानी कुछ अनएथिकल एक्शंस हो जाएं, तो उसकी क्या सज़ा है, राइट। तो बेसिकली इफ़ एनी पर्सन डिडक्ट फ्रॉम द वेजेस ऑफ अ मेंबर द होल और एनी पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर ने अपनी तरफ से कोई कॉन्ट्रीब्यूशन किया है और उस अमाउंट में से कुछ अमाउंट अगर कोई भी पर्सन डिडक्ट कर लेता है, तो वो कहीं ना कहीं ऑफेंस है और उसको उसकी पनिशमेंट दी जाएगी, राइट। फेल्स टू सबमिट any return statement or other document required by the scheme or submit a false return statement or other document or make a false declaration। सिर्फ ईपीएफ बेनिफिट को लेने के लिए अगर किसी एम्प्लॉय ने झूठ बोला है, कोई गलत डॉक्यूमेंट सबमिट किया है या कुछ गलत ऐसी स्टेटमेंट बोली है कि जैसे उसकी 15,000 से कम सैलरी है और बजाय उसकी 15,000 से ज़्यादा सैलरी हो, अगर वो उस केस में फंस गया तो उसको बहुत भारी पनिशमेंट दी जाएगी, राइट। ऑब्स्ट्रक्ट एनी इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर द एक्ट और एनी स्कीम इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी और फेल्स टू प्रोड्यूस एनी रिकॉर्ड फॉर हिज इंस्पेक्शन। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है रोकना। अगर आपने किसी भी इंस्पेक्टर को रोका है अपनी ड्यूटी करने से, अगर वो ईपीएफ की चेकिंग करना चाहता है कि सही तरीके से फंड कट करके पर्टिकुलर एम्प्लॉय के अकाउंट में डाले जा रहे हैं, अगर आप उसकी इंस्पेक्शन करने से उस पर्टिकुलर जो कमिश्नर है उसको रोकते हो, तो कहीं ना कहीं आप जो है ऑफेंस के अंडर आ जाओगे और आपको पनिशमेंट मिलेगी, राइट। इज गिल्टी ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ नॉन कॉम्प्लियंस विद एनी अदर रिक्वायरमेंट ऑफ द स्कीम, ही वुड बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर। आपको 1 साल की जेल हो सकती है और आपको 4,000 तक का फाइन भरना पड़ सकता है, और दोनों चीज़ें भी, राइट। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। अब जो हमारी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम होती है, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो आपका प्रोविडेंट फंड एक्ट है उसके अंदर आपकी 3 स्कीम आती है। एक तो आपकी पीएफ स्कीम हो गई, एक आपकी पेंशन स्कीम है, एक आपकी डिपॉजिट या इंश्योरेंस स्कीम है, राइट। तो ये पूछ रहे हैं कि पेंशन स्कीम का पर्पज़ क्या है। देखिए, द पर्पज़ ऑफ द पेंशन स्कीम इज़ टू प्रोवाइड फॉर सुपरएन्युएशन पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट पेंशन टू एम्प्लॉयज़। ऐसे लोग जो या तो रिटायर हो चुके हैं या बिकॉज ऑफ सम एबनॉर्मल हैपनिंग वो डिसेबल हो चुके हैं, तो ऐसे लोग जो है उनको पेंशन प्रोवाइड कराने के लिए, जिससे इन फ्यूचर वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए उनके पास फंड अवेलेबल हो, इसके लिए ईपीएफ जो स्कीम है वो निकाली गई है। सेकंड, विडो और विडोअर्स पेंशन, या किसी के हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो गई है उस केस में। चिल्ड्रन पेंशन, उनके बच्चों के लिए जो पेंशन स्कीम बनाई जाती है। और ऑर्फन, मतलब ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, तो उन सब के बेनिफिट के लिए, राइट, ये जो पेंशन स्कीम है ये निकाली गई है, राइट।
उसके बाद आता है टू होम द पेंशन स्कीम विल अप्लाई। ये जो पेंशन स्कीम है ये किस किस एम्प्लॉय पे अप्लाई होगी। देखिए, एम्प्लॉय हु हैव बीन द मेंबर ऑफ एम्प्लॉयज फैमिली पेंशन स्कीम 1971, ऐसे एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय फैमिली पेंशन स्कीम का हिस्सा है। एम्प्लॉय हु ऑन और आफ्टर नवंबर 16 1995 बिकेम द मेंबर, ऐसे लोग जो नवंबर 16 1995 के बाद से जो हमारे पीएफ स्कीम है उसके हिस्सेदार बने हैं। एम्प्लॉय हु हैव बीन द मेंबर ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बट नॉट बीइंग द मेंबर ऑफ एम्प्लॉय फैमिली पेंशन स्कीम, ऐसे लोग जिन्होंने 16 नवंबर 1995 के 6 महीने के अंदर अंदर ही, ऐसे लोग जो पीएफ स्कीम का तो हिस्सा थे लेकिन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के हिस्सेदार बन जाते हैं, तो इन सब लोगों को जो है पेंशन स्कीम के बेनिफिट प्रोवाइड कराए जाएंगे, राइट। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18, हु इज एंटाइटल्ड टू गेट परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट पेंशन। तो जो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट पेंशन है वो किन एम्प्लॉयज़ को दी जाएगी। देखिए, एन एम्प्लॉय हु मीट विद एन एक्सीडेंट ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, काम करते वक्त अगर उसको कोई एक्सीडेंट हो गया, उसको चोट लग गई, एंड एज अ रिजल्ट जिसके परिणाम देयर ऑफ इज परमानेंटली एंड टोटली डिसेबल टू डू ऑल द वर्क, वो परमानेंट डिसेबल हो गया, अब वो किसी भी काम को नहीं कर सकता, विच ही हैज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट, इज एंटाइटल टू गेट परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट पेंशन। तो उसको ये पेंशन दी जाएगी क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो इनकेपेबल है उस वर्क को इन फ्यूचर करने के लिए, राइट। टू बी सो एंटाइटल्ड द एम्प्लॉय नीड नॉट हैव रेंडर्ड एनी पेंशनेबल सर्विस बट ही मस्ट हैव मेड एटलीस्ट 1 मंथ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पेंशन फंड। अगर उसने पेंशनेबल सर्विस जो है नहीं भी ली थी, लेकिन अगर इन द लास्ट मंथ उसने थोड़ा बहुत भी अगर कॉन्ट्रीब्यूशन की है ना पेंशन फंड में, तो उसका बेनिफिट उसको ज़रूर दिया जाएगा, राइट। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19, आर द फैमिली मेंबर्स ऑफ अ मेंबर इंटाइटल्ड टू एनी बेनिफिट ऑन द डेथ ऑफ द मेंबर। अगर इंप्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली मेंबर्स को क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड कराए जाएंगे। द फैमिली ऑन द डेथ ऑफ द मेंबर इज इंटाइटल्ड टू फॉलोइंग बेनिफिट, विडो पेंशन इफ़ द मेंबर डाई, अगर किसी पर्टिकुलर लाइक हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उनकी जो वाइफ है उनको दी जाएगी पर्टिकुलर कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन फंड में से। इफ़ द मेंबर डाई वाइल इन सर्विस एंड हैज़ पेड एटलीस्ट 1 मंथ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पेंशन फंड, वही जो हमने ऊपर बात की थी, बेशक अगर उन्होंने पेंशनेबल सर्विस नहीं भी ली हो, लेकिन अगर उन्होंने पिछले मंथ थोड़ा बहुत भी अगर कॉन्ट्रीब्यूशन किया है तो उसका पूरा बेनिफिट जो है उनके फैमिली को प्रोवाइड कराया जाएगा, राइट। After leaving the service but before attaining the age of 58 years, having rendered eligible service to be entitled for receiving pension, and till his death he has not claimed reduction pension after the age of 50 years, even after the retirement, और क्या नाम है बिफोर द डेथ, अगर उन्होंने कोई भी अपनी अभी तक अमाउंट को कलेक्टिवली क्लेम नहीं किया है, अपना अमाउंट, एक होता है कि जो एम्प्लॉय होता है ना वो रिटायरमेंट पे, राइट, अपना पूरा अमाउंट है ना एक ही बार में निकलवा लेता है, राइट। अब वो कुछ भी हो सकता है, स्पेशल इवेंट के लिए, भाई उनको अपने बच्चों की शादी करनी है या अपने बच्चों को बाहर भेजना है या खुद उनके साथ जाना है, राइट। लेकिन कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो चाहते हैं कि जो उनका पीएफ का अमाउंट है उनकी रिटायरमेंट के हर महीने बाद आता रहे थोड़ा थोड़ा करके, मतलब एक सैलरी के जैसे। तो वही बात कर रहे हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने अपना कलेक्टिवली अमाउंट नहीं निकलवाया था, लेकिन अगर अब उनकी डेथ हो गई है तो वो अमाउंट अभी भी वही है, तो उसका जो बेनिफिट है वो उनकी फैमिली को दिया जाएगा। आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ पेंशन और सुपरनेशन रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट हो तो उसके बाद भी जो उनका पर्टिकुलर अमाउंट है वो कहीं ना कहीं उनके और उनकी फैमिली के बेनिफिट के लिए काम आएगा। इन एडिशन टू द विडो पेंशन, 2 चिल्ड्रंस ऑफ द मेंबर विल गेट 25% ऑफ द विडो पेंशन। जो विडो को पेंशन दी जाएगी पर्टिकुलरली उनकी वाइफ को, तो उनके बच्चों के नाम पर भी 25% ऑफ द विडो पेंशन उनको भी कॉन्ट्रीब्यूट की जाएगी, और तब तक की जाएगी जब तक उनके बच्चे 25 साल से ऊपर के नहीं हो जाते या 25 साल के नहीं हो जाते, राइट। इफ़ the wife of the deceased member has predeceased, the 2 orphan children will get 75% of the widow pension as their parents do not exist। अगर पर्टिकुलर हस्बैंड की डेथ के बाद उनकी वाइफ की भी डेथ हो जाती है तो उस विडो पेंशन का 75% उनके बच्चों को दिया जाएगा क्योंकि अब उनके पेरेंट्स नहीं हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976 एंड टू होम इट इज एप्लीकेबल। जैसे मैंने आपको बताया था इसके अंदर 3 स्कीम्स हैं, तो ये जो हमारी 3rd स्कीम है इसका क्या पर्पस है। देखिए, द पर्पस ऑफ द इंश्योरेंस स्कीम इज टू प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट कवर्ड बाय एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। पर्टिकुलर एम्प्लॉय की डेथ के बाद
राइट। तो कहीं ना कहीं डेथ के बाद उनके पीछे बहुत सारे डिपेंडेंट्स होते हैं, तो उनकी मदद के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम चलाई गई है। एज सच द स्कीम इज एप्लीकेबल टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑल द फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट कवर्ड बाय द सेड एक्ट। इस एक्ट के अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस या जितने भी एम्प्लॉयज़ कवर किए जाते हैं उन सबको ये बेनिफिट प्रोवाइड कराया जाएगा। कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं? वो एम्प्लॉयज़ जो बेसिकली एक्सक्लूडेड एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी में नहीं आते, जो ट्रेनी नहीं है, जिनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा नहीं है, और वो एस्टेब्लिशमेंट्स जो शेड्यूल 1 के अंदर आती हैं, जैसे हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई, राइट। या फिर वो एस्टेब्लिशमेंट जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन है कि वो अपनी कंपनी के अंदर EPF फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकती है, राइट। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन पेबल बाय द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर अंडर द इंश्योरेंस स्कीम। क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड कराया जाता है? देखिए, जो आपकी टोटल वेजेस होती है ना, जैसे 10,000 वेजेस है तो उसका 0.5% प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जो भी आपके खाने पीने के हैं या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज़ करते तो उन सबके पर्टिकुलर चार्जेस का 0.1% निकाल के और 0.5 आपका टोटल वेजेस का निकाल के उन दोनों अमाउंट को ऐड करके इस पर्टिकुलर जो आपका इंश्योरेंस स्कीम फंड अकाउंट है इसमें जो है डलवा दिया जाएगा, राइट। सो अंडर द इंश्योरेंस स्कीम द एम्प्लॉय इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी कॉन्ट्रीब्यूशन। इसमें एम्प्लॉय को कोई कॉन्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है अपनी सैलरी का। द एम्प्लॉयर इज हाउएवर रिक्वायर्ड टू पे द कॉन्ट्रीब्यूशन एट द रेट ऑफ 0.5% ऑफ द टोटल वेजेस ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के टोटल वेजेस का 0.5% निकाल के कवर्ड by the scheme every month. In addition to the contribution, the employer has to pay administrative charges at the rate of 0.1% of the total wages of the employee covered by the scheme. और administrative charges जो कि आप उसकी total wages का जैसे 10,000 का 0.1% निकाल के और इन दोनों अमाउंट को ऐड करके पर्टिकुलर इंश्योरेंस स्कीम में डिपॉजिट करा दोगे, राइट। और जो हमारी प्रोविडेंट फंड स्कीम थी उसमें तो हमने देख ही लिया था, एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो एम्प्लॉय देगा वही एम्प्लॉयर देगा और उस पर्टिकुलर टोटल अमाउंट को कलेक्टिवली प्रोविडेंट फंड में जमा करा दिया जाएगा। और इंश्योरेंस स्कीम के अंदर एक 0.5% एम्प्लॉय की टोटल वेजेस का प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जो उसकी टोटल वेजेस का 0.1% होगा, इन दोनों अमाउंट को कलेक्टिवली ऐड करके इंश्योरेंस स्कीम फंड अकाउंट में डलवा दिया जाएगा एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द बेनिफिट प्रोवाइडेड अंडर द इंश्योरेंस स्कीम। देखिए, द बेनिफिट प्रोवाइडेड अंडर द इंश्योरेंस स्कीम इज इन द नेचर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। ऑन द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय वाइल इन सर्विस अ लंप सम इंश्योरेंस अमाउंट इज पेबल टू हिज नॉमिनी और फैमिली मेंबर। जब वो एम्प्लॉय कंपनी के अंदर एंटर होता है तो वो एक अपना नॉमिनी का नाम भी देता है, प्लस उसके जो भी डिपेंडेंट्स होते हैं ऑन द डेथ, अगर उसके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं उस पर डिपेंड करते थे, तो ये जो पर्टिकुलर इंश्योरेंस स्कीम है ये कहीं ना कहीं एक हेल्पिंग हैंड, उनका जो अमाउंट है मदद करेगा उनकी बेसिक नीड्स को इन फ्यूचर फुलफिल करने के लिए। द इंश्योरेंस अमाउंट इज इक्वल टू द एवरेज बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ द डिजीज्ड एम्प्लॉय इन द प्रोविडेंट फंड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 12 मंथ इमीडिएटली। देखा जाएगा कि पिछले 12 महीने में उस प्रोविडेंट फंड में कितना अमाउंट अवेलेबल है, ठीक है। जितना भी अमाउंट अवेलेबल होगा उसका एवरेज निकाला जाएगा, और अगर उसका एवरेज 35,000 से कम है, देखा जाएगा कि उसका एवरेज निकाल के जो अमाउंट बैठ रहा है वो 35,000 से कम है या ज़्यादा है। जो भी कम अमाउंट होगा, क्या लिखा है इसमें लिखा हुआ है कि preceding his death in case the average balance exceed 35,000 subject to ceiling of 60,000। तो जो भी कम अमाउंट होगा वही उन प्रोवाइड किया जाएगा उनको। लिमिट है कि 60,000 से कम होना चाहिए, राइट। तो आप क्या करोगे, एम्प्लॉय के 12 मंथ्स में जो भी उसने प्रोविडेंट फंड में अमाउंट जमा कराया है उसका एवरेज निकालोगे, उसको 35,000 से कंपेयर करोगे, उन दोनों में से जो भी अमाउंट कम होगा वो आप उसकी फैमिली को प्रोवाइड करोगे। कंडीशन ये है कि जो अमाउंट होना चाहिए वो 60,000 की लिमिट में होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, राइट। ओके, सो यहाँ हमारी जो यूनिट 1 है वो कंप्लीट होती है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी यूनिट 2 ऑफ इंडस्ट्रियल लॉ। ओके, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।